हेलिस इंडिया के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर CIO दिनशा ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए करते हैं उनसे मुलाकात। दिनशा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। SVB वाला मामला शुरुआत वहीं से करता हूँ, टॉक ऑफ द टाउन वही है सर। ख़त्म हो गया या अभी बाकी? ये मतलब ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, या ये शॉर्ट मूवी बनी थी? अनिल जी, धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने थैंक के यू लिए। सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन योर शो। थैंक यू तो सर। अनिल जी, ऐसा था, एसवीबी का एक्चुअली टोटल मिसमैच था। उनका जो लेंडिंग था, वो जैसे वीसी फाइनेंस फंडिंग बोलते हैं, वहां वीसी डेट था। तो बेसिकली स्टार्टअप डेट वगैरह दे रहे थे, तो ऑब्वियसली वो टोटल मिसमैच एसेट लायबिलिटी हो गया था बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, एंड जो स्टार्टअप यूनिवर्स था वो ड्राई आउट हो गया। तो वो एक शायद एक वन ऑफ ही था, पर एक तरह से एक सिग्नल भेज दिया फेड को कि भाई साहब, अभी बहुत हो गया, अभी जरा संभाल के कीजिएगा अभी रेट हाइक। तो उसके चलते एक पॉजिटिव सा बन गया यहाँ पे। दो एसवीबी में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज एवरीबॉडी इज कवर्ड। वो तो फेड ने आके बोल भी दिया कि हम मेक श्योर डिपॉजिटर्स को पैसा मिल जाएगा, लायबिलिटी लेने के लिए काफी लोग खड़े हैं लाइन में। तो वो सब तो ठीक हो गया है। लेकिन एक जो पॉजिटिव हुआ छोटा सा, वो ये था कि फेड विल नाउ बी वेरी सिलेक्टिव। पहले तो वो सीधा बोलने वाले थे कि 50 बिप्स बढ़ाने वाले हैं। हाँ, हमें तो ये लग रहा था कि अगली अनाउंसमेंट उनकी 50 बिप्स ही होगी, लेकिन अभी लगता नहीं है। शायद वो थम ही जाए। पर आज की तारीख में वो बिल्डिंग नहीं हो रहा है मार्केट में। सब ये सोच के बैठे कि 25 बिप तो होगा ही होगा। लेकिन दूसरा एक और चीज जो फ्रेड का प्रॉब्लम है आज की तारीख में, वो ये है कि रिसेशन दिख नहीं रहा है। एक्चुअली जो ये कन्वर्जन इन्वर्जन जो हुआ है उनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोवेरियन रेट का, 3 मंथ बॉन्ड जो काफी एक्सपेंसिव हो गया एज कम्पेयर टू 10 ईयर, वो इन्वर्जन आप अगर जो पिछले 50 साल में देखें तो 9 बार ऐसा हुआ था डिसाइसिवली, और 9 में से 8 बार रिसेशन हुआ है। ये 9वीं बार जो हुआ है वो अक्टूबर में हुआ है, जो अक्टूबर 22 में चालू हुआ है। और वो रिसेशन अभी देख नहीं रहा है उनको, एंड दे वांट दैट डेस्परेटली, क्योंकि उनको चाहिए कि थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो वैसा इट्स अ वेरी टफ जॉब राइट नाउ फॉर फेड। पर बहरहाल ये कहते हुए ऐसे लग रहा है कि फेड थोड़ा तो अभी बैंकिंग सिस्टम को देख के ही कॉल लेगा रादर देन ऑन द इन्फ्लेशन राइट नाउ। इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक चलिए, ये तो चलिए अब कि इसका असर ब्याज दरों पर ये पड़ेगा कि ज़्यादा तेज़ी से अब फेड ना बढ़ाए, थोड़ा सोच समझ कर बढ़ाए, धीमे हो जाए। लेकिन दूसरा डर जो लोगों को शुरुआत में लगा, अब जैसे जैसे वक्त निकलता थोड़ा कम तो होता है, फिर भी आपसे एक कंफर्मेशन ये चाहता हूँ, क्योंकि आपने 2008 की मार्केट की मंदी से भी बड़ी नज़दीक से देखी है। सबको लगता है वही पिक्चर फिर से 2008 वाली रिलीज़ हो रही है। ऐसा ही है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सो बेसिकली 2008 में तो जो प्रॉब्लम हुए थे वो तो बहुत ही घिनौने प्रॉब्लम थे। मतलब हम्म। ये तो कुछ आप एक्चुअली ये जो बैंक जो उठा वो बिकॉज ऑफ हिज लेंडिंग टू अ सेक्टर जो अपने आप ही उठ गया। वहां पे तो क्या था कि वो जो लेंडिंग कर रहे थे वो पेपर ही बिल्कुल ही अंडरलाइन पेपर थे, वो बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल पेपर्स थे। तो वो तो पूरा सिस्टम प्रॉब्लम में आ गया था। यहाँ पे वो सिस्टम वाइड प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लगता नहीं है कि इतना इश्यू है आज की तारीख में। जो लोग एक पैनल निकाल रहे हैं, लेकिन एनीवे आज की तारीख में M2 भी जो है यूएस में वो काफी लो पे चला गया, तो वहां पे उस समय वो प्रॉब्लम नहीं था, इनफैक्ट M2 हाई था। तो ये सब थोड़ा इंट्रिकेट काम, मतलब थोड़े फंडामेंटल चीजें होती है, पर ये लग रहा है आज की तारीख में कि इतना बड़ा इश्यू है। हमारे यहाँ क्या होगा, मतलब जो पहले हफ्ते में जो पॉलिसी अपनी RBI की, तो क्या हमारे भी RBI अब रुकेगा या अभी भी बढ़ाने की स्कोप है, या 22 मार्च को ही डिसाइड करेंगे कि अभी क्या करना है? मुझे लगता है वही होने वाला है, क्योंकि उनको भी देखना है कि यूएस क्या करेगा। तो एक्चुअली आज की तारीख में देखा जाए तो नॉर्मली जो आरबीआई और यूएस, हमारा जो रिपो और यूएस जो रेट रहता है उसमें 2 टके का फर्क रहता है। आज की तारीख में वो 1.5 हो गया है। तो वो आरबीआई ऑलरेडी हैज हेल्ड बैक, उतना एग्रेसिवली उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया है रिपो रेट। तो मुझे लग रहा है वो भी शायद थम के ही देखेंगे कि क्या हो रहा है वहां पे। और एक्चुअली इंडिया में भी देखा जाए तो इन्फ्लेशन का इशू तो है नहीं जो उनको कंट्रोल करना है। हमने तो ऑलरेडी 8-9 टका इन्फ्लेशन देखा भी हुआ 2013 और 2014 में, तो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज हो गया था। पर एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट के लिए एक हेल्दी इन्फ्लेशन अच्छा ही रहता है। जबकि आरबीआई का जो कंफर्ट बैंड है वो 2 से 6 के बीच में है, बट 4 के बीच में, सॉरी। तो आई थिंक थोड़ा ऊपर ही है। बट एनीवे आई डोंट थिंक आरबीआई इतना इतना फोर्सफुली कुछ बढ़ाएगा, अनलेस यूएस फेड उनके हाथ फोर्स करते हैं। और हमें तो लग रहा है कि शायद वहां पे भी थम जाए।
आरबीआई भी शायद थम जाए। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आरबीआई की तरफ से भी। अब डिपेंड यही करता है कि अमेरिकी फेड क्या करता है। अगर 1.4% बढ़ाए तो फिर मामला यहाँ पर भी मुश्किल ही है। अच्छा सर, अब बताएं भारतीय बाजारों का हाल। ये फिर से एफआईज को क्या हुआ, क्यों बेच रहे हैं सर इतना? 2023 का क्या नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं है? नहीं जी, आई डोंट थिंक 2023 का इशू है। प्रॉब्लम है कि जो यूएस फेड का जो रेट है, रिस्क फ्री रेट 4.6 4.7 के आसपास 3 महीने में मिल रहा है। और अभी एक्चुअली फॉर्चुनेटली जो 2 साल का था वो रिस्क फ्री रेट जिसको बोलते हैं, वो 5% टच हुआ था और अभी 4.2 हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर ऐसा, अगर 5% को तो नो ब्रेनर था कि आप सीधा रिस्क फ्री रेट आपको 5% मिल रहा है डॉलर टर्म्स में, तो इमर्जिंग मार्केट आप क्यों देखेंगे? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट अगर जो देखने वाले हैं तो एक तो आपको 2-2.5% आपको एक तो करेंसी रिस्क लेना पड़ेगा, 1.5-2% आपको हेजिंग रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप सीधा 9% आपको रिटर्न, अगर जो 9 से 10% रिटर्न मिले तभी आप देख सकते हैं जो इवन आउट कर जाए। तो आई थिंक वो अभी एक थोड़ा रुक गया है, वो पेस अभी रुक जाएगा, जो आउटफ्लो का पेस है वो रुक जाएगा। बीच में चालू हुआ था इनफ्लो, तो हमें लग रहा है कि ये आउटफ्लो भी अभी शायद हो चुका है। अभी वापस आई थिंक इफ फेड डजंट टेक एग्रेसिव हाइक्स तो मुझे लगता है फिर से इंडिया में, मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में ही, वाई ओनली इंडिया, फ्लोज चालू हो जाएंगे। बहरहाल जो चाइना का जो प्ले था वो तो प्ले आउट हो गया। आई थिंक चाइना में तो अभी आउटफ्लो वहां पे भी चालू हो गए हैं, तो इसलिए दैट प्ले इज ओवर एंड डन विद। सो आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है बिफोर इंडिया स्टार्ट्स, मतलब इनफ्लो हमारे चालू हो जाते हैं वापस इंडिया में। ये बात ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताएं, फिर 17,000 से नीचे ज़्यादा मंदी तो नहीं है? लोगों को थोड़ा डर ये लग रहा है कि भाई अब खराब होना है और होना है तो फिर बेच कर निकल जाएं, क्या करें? मतलब अब लोगों की थोड़ी वो, मतलब ना, पेशेंस भी कम हो रहा है, हिम्मत भी जवाब दे रही है, नया खरीदने की तो ताकत बची भी नहीं है, और पुराना है वो भी सोचते हैं कि बेच के निकले, क्या करें? नहीं जी, बिल्कुल। एक्चुअली पैनिक तो पहले हो गया था, जब ये एसवीबी का इशू हुआ तो काफी पैनिक हुआ। पर हमारा यही कहना है कि बाजार एक बैंड में ही ट्रेड होगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। और हमारा ये इसलिए कहना है क्योंकि इंडिया की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ्स हैं जो सपोर्ट करेंगे इंडिया को। एक तो इंटरनल फ्लोज भी है हमारे जो काफी अच्छे रहते हैं। आपने देख लिया फेब में भी काफी अच्छे नंबर आए थे, म्यूचुअल फंड्स के सिप के भी काफी अच्छे नंबर थे। तो अब फिर एनपीएस और ईपीएफओ वगैरह ये सब काफी अच्छे फ्लोज रहते हैं इंडिया में। तो इसलिए ये एक तरह से हमारा मार्केट तो संभल जाएगा, लेकिन चलने के लिए ग्लोबल मार्केट्स को समझना पड़ेगा जो आज की तारीख में नहीं संभले हुए। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि जब तक वहां पे प्रॉब्लम रहते हैं, इंडिया एक बैंड में ट्रेड होगा +-5%। और 17,000 तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा मुझे नहीं लगता, पता नहीं। पर हमें नहीं लगता है कि इतना कुछ पैनिक का सिचुएशन है कि जोर से कुछ गिरे बाजार। हमारा प्रॉब्ली एक छोटे से बैंड में 17 से 18 के बीच में ऐसे ट्रेड होता रहेगा। एंड दैट्स हाउ परफेक्ट होता है वो स्टॉक पिकर के लिए, कि वो जाके उतना आराम से चूज करे कौन से स्टॉक में डालना है, क्या करना है। उल्टा हम तो हमारे इन्वेस्टर्स को यही बोलते हैं कि अगर जो आपको पैसा डालना है आज की तारीख में, और हम कहते हैं कि आप डालिए, तो आप स्टैगर कीजिए, डू नॉट कम इन वन गो। इनफैक्ट हम तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 5 महीने में स्टैगर करवाते हैं 20% करके। वी आर पुटिंग देयर मनी, इट कैन बी 20% मंथली या 5% वीकली करके ब्रेकअप करके वी एक्सटेंड इट अक्रॉस दैट वे। तो वही कर रहे हैं। और आई थिंक पैनिक की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है, और पैसा भी जो लगाना है वो धीरे धीरे टुकड़ों में लगाएं, क्योंकि बाजार कभी भी उतार चढ़ाव तो दिखा ही सकते हैं। और इसीलिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप आराम से सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगाएं। अब सर ये बताइए, पैसा लगाना कहाँ है, क्या पसंद है आपको इस मार्केट में? देखिए, सबसे ज्यादा जो टूटा है उसी में पैसा लगाना चाहिए। अच्छा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली आप देखें तो लॉन्गर टर्म क्या है, इंडिया का प्ले क्या है। एक तो प्ले है कि जो कंजम्पशन प्ले है वो इंडिया का प्ले है। बिकॉज हमारा यही कहना है कि इंडिया बिफोर दिस डेकेड एंड, मतलब 2029 28-29 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा दुनिया का। अब आज की तारीख में फिफ्थ लार्जेस्ट है, एंड इट विल रिप्लेस जर्मनी और जापान को रिप्लेस करता हुआ थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा 28-29। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ आएगी आपकी दो रीजन से आएगी। एक तो आएगी जो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग है वहां से आएगी, क्योंकि थ्रस्ट ऑलरेडी चालू हो गया है। दुनिया चाइना +1 के ऑप्शन देख रही है। यूएस इटसेल्फ अपने आप, आपने देखा होगा रिसेंटली इन्होंने सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडिया के साथ साइन अप किया, टाई अप किया है। तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग एट अ चाइना 1+1 प्ले। तो वो सब, एक तो वो होगा, और दूसरा होगा
जो हमारा इंटरनल कंजम्पशन होगा वो ड्राइव करेगा इकोनॉमी को। अगर जो आप चाइना की भी हिस्ट्री देखें तो 89 में शायद वो ओपन अप हुए थे फॉर आउटसाइड आउटसोर्सिंग के लिए, एंड 9 तब उनका 600-700 मिलियन कुछ इकोनॉमी था और 2 ट्रिलियन टच हुआ था बाय 2000। पर जब इन्होंने इंटरनल कंजम्पशन ड्राइव चलना चालू किया तो वो 2 का 5 ट्रिलियन कोई 3-4 साल में हो गया था। तो इसलिए हमें भी ये लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इट्स ऑन दैट ग्रोथ पार्ट की इंटरनल कंजम्पशन पिकअप होगा। हमारी वैसे भी यंग पॉपुलेशन एक दुनिया की सबसे बड़ी जो पंक्तियों में वो हमारे यहाँ है अभी यंग पॉपुलेशन, तो वो विल ड्राइव द कंजम्पशन। तो ये दो अगर जो फैक्टर्स आप देखें तो ऑब्वियसली एक तो ऑब्वियस है कि जो बैंकिंग सेक्टर कंज्यूमर फाइनेंसिंग करता है वहां पे ज्यादा ग्रोथ आएगा। अभी एनबीएफसी के लिए हम आज की तारीख में आपको नहीं बोल रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर जो हाई हो रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल कम्पीट विद बैंक्स एंड गवर्नमेंट टू रेज मनी एट अ हायर रेट। तो उसके लिए उनके निम शायद एक कंप्रेस हो जाए और एसेट क्वालिटी में शायद एक क्वेश्चन मार्क आ जाए। इसलिए आज की तारीख में एनबीएफसी अवॉइड कीजिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कंज्यूमर फेसिंग है वो तो ऑब्वियस है। और दूसरा जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन या एस्पिरेशनल कंजम्पशन, वो सब स्टॉक्स में रहे हैं। और तीसरा जो आउटसोर्सिंग के प्लेस हैं वहां पे आप देखना चालू कीजिए और वहां पे आप पिकअप करना चालू कीजिए, बिकॉज ये सारे लंबी गेम मतलब लंबी रेस के घोड़े होने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। एक तो कंजम्पशन तो है ही है, वो मजबूत है, और उसके अलावा बैंकिंग जो हमेशा से पसंद है दिनशो सर को, और जो कंज्यूमर फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो भी पसंद है, क्योंकि कंजम्पशन के साथ साथ वहाँ पर भी एक्शन भरपूर होगा। अच्छा सर, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से थोड़ा दूर रहें या सावधान रहें? बिल्कुल, एक्चुअली आईटी वगैरह जो है, जो आउटसोर्सिंग वाले सेक्टर आज की तारीख में जो ग्लोबल मार्केट को सर्विस इंडस्ट्री के चलते जो ग्लोबल मार्केट को सर्विस करते हैं वो शायद थोड़े दूर रहना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी आपने देखा है कि हम एक्चुअली हमारा तो कॉशन आईटी में 2022 से ही चालू हो गया था। जनवरी 2022 से हमने चालू कर दिया था कॉशन कॉल आउट करने का। अभी भी हमें ये लगता है कि वो सेक्टर अभी भी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है और यहाँ से आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो फिर एक्सपोर्ट ड्रिवन जो आपके जैसे कमोडिटी कंपनीज हो गई, केमिकल कंपनीज हो गई, जहाँ वैल्यूएशंस हाई है, वो थोड़ा दूर रही है, तो वो ही बेटर रहेगा। थोड़ा सा आईटी जैसे आउटसोर्सिंग वाले सेक्टर्स, कमोडिटीज़ वाले सेक्टर्स, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखें, दूर रहे, ये राय है आपके लिए दिनशो सर की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों से पूरा आपकी तरफ से गाइडेंस जो आया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। दिनशो ईरानी साहब बताते हुए आपको बाजार के डायरेक्शन के बारे में।